Hello class, welcome to my channel. I hope you all are doing well. जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पर तैयारी करते हैं UGC नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए, जहाँ पर नेट सेट JRF के लिए तैयारी होती है। हमारी यूनिट 1 चली है। यूनिट 1 में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस में से बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस दोनों को ही कर लिया है। आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी, इसके बाद हमारी यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो जाएगी। जिसके बाद हम क्या करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए होते हैं, और भी करेंगे जो एग्जाम्स में आने की संभावना रहेगी। ठीक है, आज हमारी क्लास 11 है जो कि लास्ट क्लास है, और हमारी क्लासेस जो होती हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस से होती है। तो आई होप कि आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी बैरियर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने IMF एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ा था। आज हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक के ऑर्गेनाइजेशन या इसका गवर्नेंस, इसको कैसे चलाया जाता है, किस तरह का इसका सिस्टम रहता है और किस तरह के मेंबर्स इसके होते हैं। देख लेते हैं इसका मैनेजमेंट कौन और कैसे करता है। हमारे वर्ल्ड बैंक में मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? 189। इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में मेंबर कंट्रीज कितनी हैं वर्ल्ड बैंक में? 189 कंट्रीज हैं। वहीं पर हमारे IMF में 190 कंट्रीज हैं। तो ये आपको याद रखना है कि IMF में कितनी कंट्रीज हैं, वर्ल्ड बैंक में आपकी कितनी कंट्रीज हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर देख लेते हैं अब ये कैसा है। प्रत्येक सदस्य देश का एक प्रतिनिधि होता है। कौन होता है? जो भी एक, मतलब प्रत्येक देश का एक व्यक्ति जो हमारा वर्ल्ड बैंक है इसका सदस्य होता है, जो कि कौन हो सकता है? देश का वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है, या कोई सेंट्रल बैंक का प्रमुख होता है। सेंट्रल बैंक हमारा कौन सा है? RBI। RBI का कोई प्रमुख होगा, अधिकारी होगा, तो वो इसका सदस्य हो सकता है वर्ल्ड बैंक का। कौन हो सकता है? या तो देश का वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है, या तो सेंट्रल बैंक का केंद्रीय प्रमुख हो सकता है। तो वो हमारे देश की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को वर्ल्ड बैंक में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूट जो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं, इसके लिए पॉलिसीज बनाते हैं, वो कितने हो सकते हैं? 25 कार्यकारी निदेशक हो सकते हैं। कितने? 25 हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकते हैं, जो वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज और वित्तीय सहायता को स्वीकृति प्रदान करते हैं कि वर्ल्ड बैंक में पॉलिसीज किस तरह से बनाई जाएंगी, या वर्ल्ड बैंक जो है फाइनेंशियल हेल्प किस तरह से करेगा अपनी मेंबर कंट्रीज की। तो ये पॉलिसीज बनाते हैं जो हमारे कौन होते हैं? 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं ये बनाते हैं। तो कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसमें होते हैं? एग्जीक्यूटिव 25 बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं हमारे वर्ल्ड बैंक के अंदर। ठीक है, और मेंबर कौन होता है? देश का वित्त मंत्री हो सकता है या केंद्रीय बैंक का प्रमुख हो सकता है। करंटली वर्ल्ड बैंक में 189 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर कंट्रीज हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रेसिडेंट कौन है या कौन हो सकता है। वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का अध्यक्ष 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। तो कितने साल के लिए प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है? प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है 5 साल के लिए। और इसको कौन चूज करता है? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक। कौन से? जो ये हैं आपके कार्यकारी निदेशक, जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ये चूज करते हैं कि कौन आपका प्रेसिडेंट होगा। तो इनके द्वारा जो चूज किया जाएगा व्यक्ति, वो आपका प्रेसिडेंट होगा। अब इसमें की डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक में कौन कौन से डिपार्टमेंट, जो की डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो होते हैं उसके अंदर, तो कौन सा होता है? फाइनेंस एंड लोन डिपार्टमेंट। कौन सा? वित्त और ऋण विभाग। और कौन सा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, की एनवायरमेंट को भी अच्छा रखना है और कंटिन्यूसली डेवलपमेंट हमने करनी है, तो उसको आप बोलते हो सतत विकास और पर्यावरणीय विभाग। ये भी वर्ल्ड बैंक के अंदर होता है। और आर्थिक नीति और अनुसंधान विभाग, इकोनॉमिक पॉलिसीज रिलेटेड, और आपका अनुसंधान जो भी आप रिसर्च करते हो उससे रिलेटेड आपका डिपार्टमेंट होता है। तो ये 3 तरह के डिपार्टमेंट जो होते हैं आपके वर्ल्ड बैंक के अंदर होते हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक। अब इंडिया वर्ल्ड बैंक कैसा है? इंडिया और वर्ल्ड बैंक के साथ कैसा रिलेशन शेयर करते हैं और किस तरह का है वर्ल्ड बैंक इंडिया के साथ। ठीक है, अब देखते हैं विश्व बैंक का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। वो तो वर्ल्ड बैंक क्या है? एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जो विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। किसको करता है? जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जिनको फाइनेंस की नीड होती है, उनको ये फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। भारत 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते सम्मेलन के बाद से विश्व बैंक का सदस्य रहा है। कब से रहा है? जब 1944 में ब्रेटन वुड्स में समझौता हुआ। कहाँ हुआ था? न्यू हैम्पशायर में।
उसी टाइम पे ये वर्ल्ड बैंक का सदस्य बना था। 44 उस टाइम पे 44 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था ना, उसमें से एक हमारा इंडिया भी था जो इसका सदस्य था। तो यह संस्था भारत में गरीबी उन्मूलन का क्या होता है, इरेडिकेट करना है पॉवर्टी को कम करना है, ये काम किया जाता है भारत में। और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका डेवलपमेंट किया जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में सहायता प्रदान की जाती है। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, एक तो इरेडिकेट करता है पॉवर्टी को, गरीबी को कम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करता है, एजुकेशन, हेल्थ और जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसके लिए सहायता प्रदान करता है। इसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है वर्ल्ड बैंक इंडिया के लिए। अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक और भारत के बीच में किस तरह का रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन ये शेयर करते हैं। भारत को विश्व बैंक से ऋण और वित्तीय सहायताएं प्रदान होती हैं। भारत को क्या होता है, वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस प्रोवाइड होता है और क्या होता है, लोन प्रोवाइड होता है। जो हमने पीछे पढ़ा कि इरेडिकेट पॉवर्टी को करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इनको डेवलप करने के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन प्रोवाइड होता है, फाइनेंशियल हेल्प इस यहाँ से जो होती है वो प्रोवाइड होती है। ठीक है, अब क्या होता है, भारत विश्व बैंक से IBRD और IDA के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्या होता है, जो वर्ल्ड बैंक जो होता है वो भारत को IBRD के तहत, जो आपका क्या है, जो आपका IBRD है ना, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ये है आपका IBRD। और IDA के अंतर्गत, जो IDA है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसके तहत इन दो ये चीज़ें मिलकर जो होती हैं हमारे इंडिया को फाइनेंस प्रोवाइड करवाती हैं, वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाती हैं। यह सहायता मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ग्रामीण विकास करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए दी जाती हैं। 2023 तक भारत विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश रहा है। मतलब 2023 तक भारत ने वर्ल्ड बैंक से फाइनेंशियल हेल्प ली है, तो टॉप के ऊपर रहा है कि जिसने वर्ल्ड बैंक से बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइनेंशियल हेल्प ली है। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या आता है, विश्व बैंक द्वारा भारत में प्रमुख परियोजनाएं। अब वर्ल्ड बैंक है तो वर्ल्ड बैंक ने भारत के अंदर कुछ अपनी प्रोजेक्ट्स भी चलाए हैं। जो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है, इससे रिलेटेड आपकी क्या है, परियोजनाएं चलाई हैं, प्रोजेक्ट चलाई हैं कि क्या करना है, बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं हमने उपलब्ध करवानी है इंडिया को। तो इसमें से कौन सी परियोजना चलाई है, एक परियोजना ये चलाई है कि भारत में स्मार्ट सिटी मिशन। कैसा मिशन, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, पूरे शहरों को डिजिटलाइजेशन किया जाएगा और आधुनिक बुनियादी ढांचे से जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा, डिजिटलाइजेशन किया जाएगा और मतलब कि पूरी एंटायर इकोनॉमी को आप क्या करोगे, स्मार्ट बना रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ आप उसको जोड़ रहे हो। जो भी काम किया जाएगा वो कैशलेस किया जाएगा, डिजिटल किया जाएगा। सो ये यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो किसकी तरफ से चल रहा है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, जिसका क्या नाम है, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन। नेक्स्ट आपका कौन सा मिशन है, नेक्स्ट परियोजना आपकी क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। अब क्या किया जा रहा है, जो आपकी सड़कें हैं उनको भी, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका भी अच्छा बढ़ाया जा रहा है, उनको भी हर प्रकार की कनेक्टिविटी दी जा रही है। सड़कों और परिवहन प्रणाली के विस्तार के लिए भी एक परियोजना चलाई गई है जिसको आप बोलते हो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। नेक्स्ट आपकी आती है रेलवे आधुनिकीकरण योजना। अब रेलवे आधुनिकीकरण का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है कि हमने क्या करना है, इसको आधुनिक बनाना है, मॉडरेट करना है। जो आपका रेलवे सिस्टम है इसको आपने मॉडरेट करना है। जैसे कि यहाँ पर नई नई रेल चल रही हैं, नई ट्रेनें आ रही है ना, वंदे भारत है या तेजस है, ये ट्रेन है ना आपकी, तेजस ट्रेन है या प्लेन है, क्या है तेजस, तो मेरे को कमेंट में बताना तेजस क्या है। सो ये आपका क्या है, रेलवे को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए भी इसका एक प्रोजेक्ट चला है कि भारत का रेलवे को हमने क्या करना है, आधुनिक बनाना है। इसके लिए भी फाइनेंशियल हेल्प जो है वर्ल्ड बैंक की तरफ से इंडिया को प्रोवाइड करवाई जा रही है। नेक्स्ट वन आता है ग्रामीण और कृषि विकास। तो ये भी इसका एक मेन मोटिव है कि क्या करना है, इंडिया के अंदर आपने रूरल को डेवलप करना है एंड वहीं पर एग्रीकल्चर को भी डेवलप करना है। तो इसके लिए किस तरह की परियोजना चलाई जा रही है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। क्या किया जाएगा, जो आपकी राष्ट्रीय कृषि है उसको विकास किया जाएगा, कृषि को, नेशनल एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट की जाएगी, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायताएं दी जाएगी। इसके लिए ये क्या करता है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है ताकि किसान क्या करें, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं।
इसके लिए फर्टिलाइज़र के लिए आप वहाँ से वित्तीय सहायता ले सकते हो, सीड के लिए ले सकते हो, जो भी आपके सामान लगते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, मशीनें हो सकती हैं, या आपके जो भी खेतों में यूज़ करने वाले होते हैं प्रोडक्ट्स, वो आपके हो सकते हैं। उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प जो है ये इंडिया को प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना। अब क्या करना है, जो हमारी जलवायु है, जल और वायु मतलब वायु, उसको शुद्ध करना है, या कृषि परियोजना है, उसके लिए आपकी जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना चली जा रही है, जो क्या है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से या आपके एनवायरनमेंट में किस तरह के प्रभाव हो रहे हैं उससे निपटने के लिए आपकी यह परियोजना चलाई जा रही है। उसके बाद क्या है, फैसिलिटी ऑफ रूरल फाइनेंसिंग एंड माइक्रो फाइनेंसिंग। अब क्या किया जा रहा है, रूरल को, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, और माइक्रो फाइनेंसिंग की जा रही है। छोटे छोटे लेवल के ऊपर जो छोटे आपके किसान हैं, महिलाएं हैं, उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ग्रामीण महिलाओं और छोटे किसानों को ऋण उपलब्ध करवाना और इस तरह से इसको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, ये आपके वर्ल्ड बैंक की परियोजनाएं हैं जो भारत में चल रही हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की तरफ से इंडिया में। तो सर्व शिक्षा अभियान इसमें चलाया जा रहा है, जो प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, कि हर व्यक्ति को, इंडिया में जो भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति को एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो मिलनी ही चाहिए, प्राथमिक शिक्षा तो उसको मिलनी ही चाहिए। तो ये सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, किसकी तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से। कहाँ पर, इंडिया में। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, नेशनल हेल्थ मिशन चलाया जा रहा है, जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए फाइनेंशियल हेल्प जो है ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कैसा है मिशन चलाया जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है कि भारत के सभी शहरों को स्वच्छ और साफ रखा जाएगा। स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है, तो स्वच्छता आप रखो और पीने का पानी जो होता है वो उसकी आपको सप्लाई इजीली आपको हो सके, तो उसके लिए आपके लिए परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। सो ये था आपका वर्ल्ड बैंक के अंदर कि वर्ल्ड बैंक का भारत के साथ रिलेशन कैसा है, कब ये बना है, कौन से समझौते में ये बना था, कितनी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, स्टार्टिंग में इसकी कितनी मेंबर कंट्रीज थी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और भारत में किस तरह की परियोजनाएं जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो आई होप कि आपको वर्ल्ड बैंक और IMF अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से जो है सिमिलर ही क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये दोनों साथ में ही बने थे। और ये आपको याद रखना है कि कौन सा समझौता इनका हुआ था ब्रेटन वुड्स में, कहाँ पर हुआ था, न्यू हैम्पशायर में। कब हुआ था, 1944 में, और 1945, 1946 में और 1947 में दोनों जो है वो अपना कार्यकाल इन्होंने शुरू किया था, और ऑपरेशन भी इन्होंने शुरू किया था। आपको डेट्स याद रखनी है कब किए थे, ठीक है। और आपको वर्ल्ड बैंक के अंदर ये याद रखना है कि इंडिया में कौन कौन से मिशन चलाए जा रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं इंडिया में वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाए जा रहे हैं। सो यही आपको याद रखना है IMF में और वर्ल्ड बैंक में। अब हम नेक्स्ट, क्योंकि इनके ऑब्जेक्टिव्स जो है ना दोनों के सिमिलर ही हैं, इसमें कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों के आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोनों के जो मिशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। सो अब हम नेक्स्ट करते हैं, अपना नेक्स्ट हमारा आता है अंकटाड। इसको आप बोलते हो अंकटाड। अंकटाड को आप क्या बोलते हो, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या आप इसको बोलते हो, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। अब हमने क्या करना है, जो हमारे यूनाइटेड नेशंस हैं, अब हमने उनका डेवलपमेंट करना है। सो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशंस में, कि हमने यूनाइटेड नेशंस को क्या करना है, उनका व्यापार को सुधारना है, उनकी डेवलपमेंट करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है हमने कहाँ पर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो इसके लिए आपका ये संगठन बना है, जिसकी स्थापना कब हुई है, 1964 में। कब हुई है अंकटाड की स्थापना, 1964 में हुई है अंकटाड की स्थापना। और यह संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशंस है उनकी एक शाखा है, जिसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को व्यापार, निवेश, आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करना है। तो क्या करते हैं जो हमारे यूनाइटेड नेशंस होते हैं वो, क्योंकि वो विकसित कंट्री हैं, जो हमारे यूनाइटेड नेशंस है ना, उनका जो एसोसिएशन है उसके अंदर सारी आपकी डेवलप्ड कंट्री हैं। तो ये डेवलप्ड कंट्री क्या करती है, मिलकर जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनको ये हेल्प प्रोवाइड करती हैं, उनके व्यापार में हेल्प करती है, उनके इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करती है, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए ये इनको सहायताएं प्रदान करती है। सो ये अंकटाड का कार्य होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज क्या करेंगी, डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करेंगी। सो ये इनका कार्य है, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है। अब नेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या है। अब अंकटाड के आपके मुख्य कार्य क्या है, फंक्शंस ऑफ अंकटाड।
अंकडाट आप इसको बोलते हो, आपको याद रखना पड़ेगा इसकी फुल फॉर्म क्या है। अब इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं कि किस तरह से कार्य करता है। तो वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, वही जो आपका IMF का काम है, वही जो आपका वर्ल्ड बैंक का काम है, वही आपका अंकडाट का काम है कि हमने क्या करना है, वर्ल्ड बैंक को बढ़ावा देना है। ठीक है। तो विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी करने में सहायता करना है। जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे आपका इंडिया है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर आता है, तो इंडिया जैसे देशों को क्या करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर सको, व्यापार में आप अपनी पार्टिसिपेशन को बढ़ा सको, उसमें ये क्या करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है रिमूव द ट्रेड बैरियर। अब क्या किया जाएगा, अंकडाट के द्वारा जो विकासशील देश हैं उनमें किसी भी प्रकार के बैरियर्स आ रहे हैं, उन बैरियर को रिमूव करने का यह काम करते हैं। बैरियर क्या होते हैं आपके, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। वो जो हमारे बैरियर होते हैं वो क्या करते हैं, वो व्यापार में बाधाएं उत्पन्न करते हैं कि आप इजीली व्यापार दूसरी कंट्रीज के साथ ना कर पाओ। तो इन्हीं बैरियर को कम किया जाता है ताकि पूरी मार्केट, आपका पूरा ग्लोबल जो है एक ही मार्केट बनकर रह जाए और सभी जो है निष्पक्ष तरीके से व्यापार कर सके, किसी के साथ भी किसी भी प्रकार की कोई भी बैरियर आपके पास ना हो। सो ये आपका अंकडाट का कार्य होता है जो विकासशील देशों में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका निवेश और विकास को प्रोत्साहित करना। क्या पॉइंट आता है, इन्वेस्टमेंट को और डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करना। अंकडाट क्या करता है, जो विकासशील देश होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, उनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको आप क्या बोलते हो, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें ये हेल्प करता है। किसमें करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है कि आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो डायरेक्टली कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सके और उनकी कंट्रीज में कोई भी कंट्री जो है डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सके। इसके लिए खुलती है FDI। FDI क्या करती है, FDI नीतियां बनाता है। FDI को खोलने के लिए कि डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी कर सको, इसके लिए पॉलिसीज बनाता है अंकडाट। किसके लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ताकि वो उनका क्या हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। क्या हो सके, सरकारों और निजी क्षेत्र को निवेश रणनीतियों में मार्गदर्शन भी ये देता है। तो अंकडाट क्या करता है, जो आपकी सरकार है या आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्ट्रेटजी बताता है कि कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कौन सी कंट्री में कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से सरकार को भी ये हेल्प करता है और वहीं पर जो आपकी प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनको भी स्ट्रेटजीज बना के देता है ताकि आप विकासशील राष्ट्र जो होते हैं वो डेवलप्ड हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको आप बोलते हो सतत विकास, कि कंटिन्यूअसली आपकी डेवलपमेंट हो सके। तो डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंक्रीज करती है कि जो आपकी कंट्री है इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी सस्टेन हो सके। तो पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है कि आपका जो पर्यावरण है वो भी आपका सस्टेन रहे, स्थिर रहे, उसमें भी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किसी भी चीज़ का नहीं हो और आपका व्यापार भी बढ़ता रहे। तो ये आपका सतत विकास की ओर भी कार्य करता है। और क्या करता है, जलवायु परिवर्तन और ग्रीन इकोनॉमी की ओर हेल्प करता है। ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है, ग्रीन इकोनॉमी आपकी होती है जहां पर बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है, विदाउट पोल्यूशन आपकी कोई इकोनॉमी है, उससे संबंधित परियोजनाओं में भी हेल्प करता है। अगर कोई कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में जलवायु से रिलेटेड या ग्रीन इकोनॉमी से रिलेटेड आपके कोई प्रोजेक्ट्स चले हैं तो अंकडाट क्या करता है, उन प्रोजेक्ट्स में हेल्प करता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है, या किसी भी तरह से उनको स्ट्रेटजीज बना के देगा या पॉलिसीज बना के देगा तो उनकी भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वित्तीय स्थिरता और ऋण प्रबंधन। ये क्या करता है, वित्तीय स्थिरता, अब फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ये बनाता है और लोन से रिलेटेड मैनेजमेंट, लोन लेकर इनको देता है, बोरोड, उधार की ये सुविधा इनको प्रोवाइड करवाता है। गरीब और विकासशील देशों को ऋण संकट, क्योंकि उनको जो है इजीली डेट नहीं मिल पाता है, जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं या आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। क्योंकि क्या होता है, जो आपकी डेवलप्ड कंट्री है जो भी उनको लोन देगा वो ये सोचेगा कि इनके पास तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो इनकी हो नहीं रही है, अगर हम इनको लोन देंगे तो ये उसको वापस कैसे दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है। तो ये क्या करते हैं, अंकडाट के द्वारा क्या किया जाता है, जो आपके विकसित देश हैं वो विकसित देश विकासशील देशों को डेट से रिलेटेड हर प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने में भी ये हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, हाँ, जो भी आपके फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं उनसे ऊपर उठाने के लिए ये हेल्प करते हैं। वैश्विक वित्तीय नीति में सुधार और स्थिरता बनाए रखना में सहायता करते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है,
जो आपकी डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार है। अब ई कॉमर्स के से रिलेटेड इनोवेशन होता है नवाचार, नई नई चीज़ों को करना, या डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे हमने पीछे पढ़ा डिजिटलाइजेशन करना ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द इंडिया, जैसे हमने वर्ल्ड बैंक में पढ़ा डिजिटलाइजेशन के लिए प्रोजेक्ट में हेल्प करता है वर्ल्ड बैंक। उसी की तरह अंकटाड क्या करता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनको डिजिटल करने में या उनमें इनोवेशन करने में भी हेल्प करता है। डिजिटल व्यापार क्या होता है, ई कॉमर्स को आप बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिकली जब आप कोई भी व्यापार करते हो वही हो गया इंटरनेट के माध्यम से डिजिटलाइजेशन। और टेक्निकल विकास को भी बढ़ावा देता है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो विकासशील देशों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। कौन करता है, अंकटाड। अंकटाड में कौन कंट्रीज शामिल होती है, यूनाइटेड नेशन, जो क्या है डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो किसकी हेल्प करेंगी, आपकी डेवलपिंग कंट्रीज की, जो विकास कर रही हैं, जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। विकसित कंट्रीज वो होती है कि जहां पर हर व्यक्ति जो रोजगार पाना चाहता है उनको रोजगार मिल रहा है, हर व्यक्ति की इनकम इतनी है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं, उनको आप बोलते हो डेवलप्ड कंट्रीज। और डेवलपिंग कंट्रीज क्या होती है कि जहां पर अभी तक पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त नहीं हुआ है, जहां पर अभी भी गरीबी है, जहां पर लोग अभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित हैं, उसको आप बोलते हो डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती है, डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करती है, किसके थ्रू, अंकटाड के थ्रू। सो ये इसके कुछ फंक्शंस थे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। नेक्स्ट आपके पास नई ऑर्गेनाइजेशन, नई नहीं है पुरानी है ऑर्गेनाइजेशन ये। अब आपके पास आता है WTO, जिसको आप बोलते हो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह से आपका वर्ल्ड बैंक था, जिस तरह से आपका IMF था, ये भी उसी तरह से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, व्यापार में बढ़ावा देता है। हर प्रकार की कंट्री को, जो उसकी मेंबर कंट्रीज हैं WTO की, वो उनको ट्रेड में, व्यापार किस तरह से करना है, किस तरह की पॉलिसीज बनानी है, किस तरह की स्ट्रेटजीज बनानी है, तो इसमें ये हेल्प करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो, एक वैश्विक संगठन है। कैसा है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा है, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। किसके स्थान पर यह बना है, गैट के स्थान पर यह बना है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार को मुक्त, निष्पक्ष और प्रभावी बनाना है। क्या करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो आपका वर्ल्ड ट्रेड है, विश्व का जो भी आप व्यापार करते हो दूसरी कंट्रीज के साथ, आपने उसको मुफ्त बनाना है। मुक्त का मतलब क्या होता है कि हर प्रकार के बैरियर को खत्म कर देना है, निष्पक्ष करना है कि किसी भी कंट्री के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए, तो फ्री ट्रेड वहां पर किया जाए और उसको इफेक्टिव बनाना है ट्रेड को। सो ये आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है, ये इसका कार्य है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, जिससे सभी देशों को व्यापार से लाभ मिल सके। क्योंकि अगर आपके पास बैरियर नहीं होंगे, सभी देशों से निष्पक्ष आपको व्यवहार किया जाएगा, तो सभी देशों को क्या होगा, व्यापार से लाभ मिलेगा, है ना। तो अब आपने WTO में क्या याद रखना है, आपने याद रखना है कि WTO का मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा में है, जो कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है, जिनेवा। तो कहां पर आपका WTO का मुख्यालय है, जिनेवा में है। उसी की तरह आपको किसका याद रखना है, वर्ल्ड बैंक का भी याद रखना है। उसी की तरह आपको IMF का भी याद रखना है कि कहां पर इनके मुख्यालय हैं। तो कहां पर है, वॉशिंगटन DC में है IMF का। उसी तरह आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहां पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्या रखना है, याद रखना है कि इनका मुख्यालय कहां पे, हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं WTO के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसका है वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, वही जो हमने पढ़ा, WTO का मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना है और उसे ईजी बनाना है। सुगम का मतलब क्या होता है, ईजी बनाना, जिससे देशों के बीच में व्यापारिक बाधाएं कम हो सके, जो ट्रेड से रिलेटेड बैरियर होते हैं वो कम हो सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यापार में समानता और निष्पक्षता। अब समानता क्या होती है, समानता का मतलब ये होता है कि व्यापार में समान सभी के साथ बिहेव किया जाएगा, किसी भी कंट्री के साथ किसी भी पॉलिसी से उसको वंचित नहीं रखा जाएगा, निष्पक्षता होगी हर कंट्री के साथ। तो WTO यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि सभी सदस्य देशों को समान अवसर मिल सके और निष्पक्ष व्यापार हो, जिससे हर देश को समान लाभ मिल सके। तो क्या ये देखता है WTO, ये देखता है जो उसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनमें व्यापार निष्पक्ष हो, उनमें व्यापार मुक्त हो, सभी को लाभ प्राप्त करने का इक्वल राइट मिल सके। सो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है, जो इस चीज के ऊपर भी ध्यान रखता है। अब ये क्या करता है, व्यापार विवादों का समाधान करता है। जो व्यापार से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड जिस भी प्रकार का कोई
समाधान करना हो, ये डिस्प्यूट कमेटी के रूप में भी ये कार्य करता है। डिस्प्यूट कमेटी सेटलमेंट के रूप में कार्य करता है। अगर व्यापार से संबंधित बाधाएं हो जाएं, विवाद हो जाएं, डिस्प्यूट्स हो जाएं, तो आप उनकी सेटलमेंट करवाओ, ये WTO करता है। व्यापारिक जो इसके मेंबर कंट्रीज होते हैं उसके बीच में। तो व्यापारिक विवादों का समाधान करने के लिए एक न्यायिक तंत्र प्रदान करना, ताकि किसी भी सदस्य देश को अनुचित तरीके से नुकसान ना हो, किसी भी सदस्य देश को किसी भी इनअप्रोप्रिएट वे से नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से आपने जुडिशरी बनानी है। जुडिशरी तंत्र सभी को इस तरह का प्रदान करना है कि जो आपकी मेंबर कंट्रीज है उनमें एक जैसा जुडिशरी आपकी चल सके, व्यापार से रिलेटेड किसी प्रकार का बैरियर मेंबर कंट्रीज में एटलीस्ट ना हो। सी इसका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव है? निर्यात वृद्धि और आयात सुलभ करना। क्या है? निर्यातों को बढ़ाना। मेंबर कंट्रीज के जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और इंपोर्ट को इजी बनाना है। इंपोर्ट से रिलेटेड ही आपके टैरिफ बैरियर होते हैं, आपने उनको इजी करना है। नॉन टैरिफ बैरियर भी आपके इंपोर्ट से रिलेटेड होते हैं, तो आपने उनको क्या करना है? समाप्त करना है और निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए हेल्प करता है WTO। तो WTO का उद्देश्य है कि देशों को निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और आयात को आसान बनाया जाए। समाप्त नहीं कर रहा है आयातों को इजी बना रहा है, बैरियर को समाप्त करके आयातों को भी इजी बना रहा है कि जिस भी मेंबर कंट्री को जो भी चाहिए वो किसी भी कंट्री से इजीली इंपोर्ट कर सके, और एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दिया जाए ताकि इकोनॉमिकली पूरी एंटायर कंट्री जो है वो ग्रो कर पाए। सो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको आप बोलते हो सतत विकास, जिसको आप बोलते हो पर्यावरणीय विकास। अब WTO का उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना। जब भी आपकी बात सतत की आएगी, कंटिन्यूअस की आएगी, सस्टेनेबल की आएगी, तब उसके पर्यावरण संरक्षण भी उसमें जुड़ा हुआ होगा। एक तो आपने कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट करनी है और आपने क्या करना है? पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है, उसको भी आपने कंजर्व करना है। साथ ही साथ विकसित और विकासशील देशों के बीच में असमानताओं को कम करना है। क्या करना है? जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं और आपकी डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं, उसके बीच में ट्रेड से रिलेटेड बहुत बड़ा गैप है। क्यों गैप है? क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलप हो चुकी है पूरी तरह से, और जो डेवलपिंग कंट्री है वो विकास की राह पर अभी चल रही है, पूरी तरह से विकसित वो नहीं हुई है। इसकी वजह से उनके बीच में असमानताएं आ जाती हैं। तो WTO क्या करता है? अपने ट्रेड पॉलिसी इस तरह से बनाएगा कि उन दोनों कंट्रीज के बीच में आप क्या कर सको? असमानताओं को कम कर सको, इनइक्वालिटी को कम कर सको। सो इस तरह से पॉलिसी बनाता है, ये WTO के फंक्शंस के अंदर आता है। ठीक है, ये इसके कुछ फंक्शन थे। फंक्शन तो नीचे है ना इसके। सो ये क्या था? ये WTO के ऑब्जेक्टिव्स हैं। WTO का ऑब्जेक्टिव्स क्या है जो हमने पढ़े? ये इसके ऑब्जेक्टिव, ये इसके उद्देश्य, ये काम करता है। ये इन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर WTO आपको बना है और इसी से रिलेटेड ये कार्य भी करता है। नेक्स्ट आपका आता है फंक्शंस ऑफ WTO। अब WTO के काम क्या है, कार्य करते हैं? देखो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वही इसके फंक्शन है, वो सिमिलर ही होते हैं, वो ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स आ गए तो वही आपके एडवांटेजेस हो गया, एडवांटेजेस भी वही होगा, वही आपके फंक्शंस हो गए। लेकिन फिर भी हम इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। क्या है? व्यापार वार्ता और समझौतों का संचालन करना, कि ट्रेड में जो मेंबर कंट्रीज होते हैं उनमें आप कम्युनिकेशन करोगे और जो भी एग्रीमेंट्स होंगे उन ट्रेड एग्रीमेंट्स को आप क्रिएट करोगे, संचालन मतलब उनको आप संचालित करोगे, खुद आप ऑपरेट करोगे। तो WTO व्यापार समझौतों की वार्ता और नीतियों का संचालन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि देशों के बीच में व्यापारिक नियम और शर्तें स्पष्ट और निष्पक्ष हो सके। जो व्यापारिक देशों के बीच में व्यापारिक नियम आप बनाओगे, पॉलिसीज की बात आ गई, रूल्स की बात आ गई, वो स्पष्ट हो, निष्पक्ष हो कि हर प्रकार की कंट्री के मेंबर कंट्री से एक जैसे ही आपके समझौते हो, एग्रीमेंट्स हो, एक जैसे ही बने। ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या करता है? व्यापार विवादों का समाधान, वही जो हमने पढ़ा। व्यापार विवाद क्या आगे? आपके डिस्प्यूट को सेटलमेंट करता है, डिस्प्यूट आगे विवादों का निपटारा करना। जब देशों के बीच में व्यापारिक विवाद होते हैं तो WTO एक न्यायिक मंच प्रदान करता है। एक न्यायिक मंच का प्रदान करने का मतलब होगा कि जुडिशरी आप प्रोवाइड करोगे। अगर किसी के बीच में विवाद हो गया तो उस विवादों को निपटाने के लिए कुछ पॉलिसीज बनी होंगी, उसके अकॉर्डिंग उनको न्याय दिलाता है, जहां दोनों पक्षों को अपने अपने तर्क रखने का मौका मिलता है। यह विवादों का समाधान निष्पक्ष और त्वरित तरीके से करता है। त्वरित तरीके का मतलब होता है जल्दी से करता है, कम टाइम में करता है, ताकि जल्दी से विवादों को निपटाया जा सके और जल्दी से आप अपना दोबारा से व्यापार को ईजी और सुचारू रूप से कर सको। नेक्स्ट आता है व्यापार नीतियों की निगरानी।
नेक्स्ट क्या आता है कि व्यापार से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज बनी है उनके ऊपर निगरानी रखनी है कि क्या उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है जो पॉलिसीज बनी है, या किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है। तो WTO यह सुनिश्चित करता है कि सदस्य देशों की व्यापार नीतियां और विधियां अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप है, जो बनाए गए हैं नियम उन्हीं के अनुरूप हैं। यह निगरानी करता है, मॉनिटरिंग करता है और देशों को संशोधन करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगर कुछ चेंज करने, अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए भी ये मार्गदर्शन प्रदान करता है कि इस तरह से अमेंडमेंट रूल्स के अंदर किया जाना चाहिए। सो ये इसके फंक्शन है। और क्या है, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। क्या है, तकनीकी सहायता, टेक्निकल हेल्प करना है और प्रशिक्षण प्रदान करना है उससे रिलेटेड। तो WTO विकसित और विकासशील देशों को व्यापार से संबंधित तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि वह वैश्विक व्यापार में भाग ले सके। सो ये कुछ आपके WTO के फंक्शंस थे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, कुछ हमने WTO के बारे में पढ़ा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव का आ सकता है कि WTO का ऑब्जेक्टिव क्या है, कब ये बना है, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है। और क्या है, वाणिज्य सूचना और अनुसंधान, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि वाणिज्य, कॉमर्स से रिलेटेड, कॉमर्शियल आप जो भी सूचनाएं आपकी होगी या आपको उससे रिलेटेड कोई भी तर्क या कुछ भी आपको अनुसंधान आप कर रहे हो, रिसर्च आप कर रहे हो, तो उसमें भी ये हेल्प करता है ताकि आप बेहतर डिसीजन वहाँ पर ले सको। नेक्स्ट आपके पास आता है WTO के एग्रीमेंट्स क्या क्या हैं, जो कि आपके पास एक मेन पॉइंट आता है कि WTO के एग्रीमेंट्स क्या हैं। अब क्या है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के समझौते वैश्विक व्यापार के नियमों को स्थापित करते हैं। ये समझौते देशों के बीच में व्यापारिक संबंधों को बेहतर और निष्पक्ष बनाने में हेल्प करते हैं। अब कुछ एग्रीमेंट्स बने हैं, जिन एग्रीमेंट्स के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं WTO में, और व्यापारी कंट्री जो है, मेंबर कंट्रीज जो होती हैं, उनके बीच में उनको लागू किया जाता है एग्रीमेंट्स को, ताकि आप व्यापार को बेहतर बना सको, व्यापार को आप निष्पक्ष तरीके से मतलब इक्विटी में आप चला सको बिजनेसेस को। तो WTO के सभी सदस्य देशों को इन समझौतों का पालन करना होता है। जो भी एग्रीमेंट्स बने हैं, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, वो इन नियमों का पालन करती है। ठीक है, इन समझौतों का उद्देश्य क्या होता है, व्यापार को सुगम बनाना और निष्पक्ष और समान। इसमें क्या है, व्यापार आपका सुगम होगा, मेंबर कंट्रीज के बीच में व्यापार निष्पक्ष होगा और समानता बनी रहेगी। अब इन एग्रीमेंट्स के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहला एग्रीमेंट आपका आता है GATT, जिसको आप बोलते हो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको आप क्या बोलते हो, सामान्य शुल्क और व्यापार समझौते, जिसके स्थान पर अभी WTO है। स्टार्टिंग में क्या बना था, GATT ही बना था, GATT के स्थान पर आपका WTO बना है। सो इसके कुछ एग्रीमेंट्स देख लेते हैं। इसमें क्या है, GATT का उद्देश्य व्यापार में शुल्क और बाधाओं को घटाना है ताकि देशों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान सरल हो सके। तो GATT का क्या ऑब्जेक्टिव है, GATT का ऑब्जेक्टिव है कि आपने क्या करना है, व्यापार से रिलेटेड ड्यूटीज जो आपकी लगती हैं, टैरिफ टैक्सेस या स्पेसिफिक ड्यूटी आ गया, एड वैलोरेटिव ड्यूटी आ गया, कंपाउंड ड्यूटी आ गया, या आपके कोटे हैं, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, हर प्रकार के शुल्क हैं, उन शुल्क को आपने कम करना है, बाधाओं को कम करना है, समाप्त करना है, ताकि इजीली कंट्रीज क्या कर सके, गुड्स एंड सर्विसेज का इजीली आदान प्रदान कर सके और इजीली आप व्यापार कर सके। इसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। यह समझौता वस्तुओं के व्यापार पर केंद्रित होता है और इसके तहत देशों को आयात शुल्क घटाने को प्रोत्साहित करता है। तो क्यों ये समझौते किए जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, व्यापार पर केंद्रित होते हैं। इनका मेन मोटिव होता है व्यापार को बढ़ावा देना और आयात के ऊपर शुल्क कम करने, क्योंकि आपके टैरिफ एंड नॉन टैरिफ के अंदर आपके आयातों को ही कम करने के लिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैरियर लगाए जाते हैं। तो उन्हीं बैरियर को कम करने के लिए आपका क्या बनाया जाता है, GATT बनाया जाता है, ताकि आप बैरियर्स को कम कर सको और ईजी बना सको आप बिजनेसेस को, व्यापार को। सो ये आपका GATT होता है। यह समझौता व्यापारिक विवादों को हल करने का भी तरीका होता है। जो व्यापारिक आपके विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो डिस्प्यूट का सेटलमेंट करने के लिए भी आपकी तरीका प्रदान करता है कि किस तरह से की जाएगी, GATT का काम होता है। अब हम देख लेते हैं GATS। वो तो था GATS, अब ये था, उसमें टैरिफ भी था। अब GATS में क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। वो क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, ये था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। अब सर्विसेज का व्यापार करोगे, आप वस्तुओं का तो करते हो व्यापार, सर्विसेज का भी व्यापार करोगे, तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो सेवाएं होंगी, सर्विसेज होंगी, उन सर्विसेज को इजी बनाया जाएगा। GATS का ऑब्जेक्टिव है कि जो आपकी सर्विसेज हैं उसके द्वारा आप अपनी ट्रेड को क्या करोगे, इजी बनाओगे।
तो इसके मेन पॉइंट्स को समझ लेते हैं क्या है। यह समझौता वित्तीय सेवाएं, टेलीकॉम, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करता है, क्योंकि आपके सर्विसेज में इन्हीं क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकॉम, फोन पे बात करते हो ना, वो सर्विस है। पर्यटन, घूम रहे हो वो भी आपकी सर्विस है। शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हो वो भी सेवा ही आपको दी जा रही है, क्योंकि आपको कुछ सिखाया जा रहा है। हेल्थ है वो भी सेवा है। सो ये सब आपका किसके अंदर आता है? सर्विसेज के अंदर आता है। तो इससे रिलेटेड जो भी ट्रेड किया जाएगा उसको ईजी बनाता है गेट्स। ये गेट्स का काम है। यह देशों को अपने सेवाओं के बाजारों को खोलने और सुधारने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है। किसके लिए? कि जो भी आपकी मेंबर कंट्री है या अदर कंट्रीज है वो क्या कर सके? व्यापार को इजीली खोल सके। और सेवाओं के लिए, कि सेवाओं का भी आप व्यापार करो, ट्रेड करो आप, सर्विसेज का भी। सो ये आपका गेट्स के अंदर आता है। नेक्स्ट एग्रीमेंट है आपका ट्रिप्स, जिसको आप बोलते हो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब आप देखोगे आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी होती है बौद्धिक संपदा है, जैसे आपकी कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, गुडविल है कंपनी की, वो आपके क्या है? वो आपके हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब देख लेते हैं इसके लिए क्या कहा गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रिप्स का? तो ट्रिप्स का उद्देश्य है बौद्धिक संपदा जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उसको संरक्षित करना है, ताकि आविष्कारक, निर्माता और कलाकार अपनी बौद्धिक संपत्ति पर अधिकार रख सके। तो क्या किया जाता है, जैसे आप ना कभी कभी गानों के ऊपर, आप किसी का गाना चुरा ना लो, उसके ऊपर कॉपीराइट लगता है और ट्रेडमार्क होता है। हर प्रोडक्ट के ऊपर कॉपीराइट लिया होता है लोगों ने, या ट्रेडमार्क लिया होता है कि कोई उसको चोरी ना कर सके, उसकी कॉपी ना कर सके, उसके जैसा कोई प्रोडक्ट ना बना सके। सो ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। इनका आप क्या करते हो? इनको आप संभाल कर रख सकते हो। इन जो ये आपके पास इसके ऊपर राइट्स होते हैं, आपको इनको सुरक्षित रखने के, इसको आप बोलते हो ट्रिप्स। तो ट्रिप्स के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या रखा जाता है? संभाल कर रखा जाता है। अब इसके मेन पॉइंट समझ लेते हैं। सो यह समझौता पेटेंट आ गया, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिजाइन जैसे बौद्धिक संपत्तियों की सुरक्षा करने को बढ़ावा देता है। यह व्यापार में समान मानक और दंड निर्धारित करता है कि कौन किस तरह से निर्धारित किया जाएगा। अगर उनका प्रयोग कुछ किया जाता है तो उसके ऊपर बैन वगैरह लगाया जा सकता है, दंड उसके ऊपर दिया जा सकता है, या कुछ भी आपका जुडिशरी कार्य उसके ऊपर किया जा सकता है। सो ये आपका था ट्रिप्स। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्रीमेंट क्या है, एग्रीकल्चर के ऊपर। नेक्स्ट एग्रीमेंट किसके ऊपर है आपका? एग्रीकल्चर के ऊपर। देख लेते हैं किस प्रकार का एग्रीमेंट आपका है, उद्देश्य क्या है एग्रीकल्चर के ऊपर जो एग्रीमेंट है उसका। यह समझौता कृषि क्षेत्र में व्यापार को प्रोत्साहित करने और किसानों को अन्य देशों के मुकाबले उचित प्रतिस्पर्धा देने के लिए हेल्प करता है। तो क्या करेगा? किसानों को बढ़ावा देगा, किसान आपस में इजीली कंपटीशन कर सके, तो इसके लिए बढ़ावा देता है। कृषि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि की वस्तुओं का व्यापार कर सके, इसको ये प्रमोट करता है। ये आपका एग्रीकल्चर के ऊपर, ट्रेड इन एग्रीकल्चर, ये इसके ऊपर एग्रीमेंट्स हैं। अब इसके मेन पॉइंट्स को समझ लेते हैं क्या है। यह समझौता कृषि, सब्सिडी और निर्यात बाधाओं को नियंत्रित करता है। कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जिस प्रकार की आपको सब्सिडीज दी जाती है, निर्यात करने से अगर कृषि जो आपके व्यापारी होते हैं उनको अगर इंपोर्ट करने से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उनको ये सॉल्व करते हैं। यह कृषि व्यापार को कम लागत पर सुलभ बनाने के लिए कदम उठाता है कि आपको क्या हो सके, प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का कम से कम कीमत के ऊपर हो सके, और आप जो व्यापार करोगे वो भी आप कम से कम कीमत के ऊपर कर सको। तो इन सबको कौन देखता है? आपका कौन देखता है? ट्रेड इन एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, ये देखता है। नेक्स्ट और लास्ट हम पढ़ते हैं एटीसी, जिसको आप बोलते हो एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। गुड्स के ऊपर हो गया, सर्विसेज के ऊपर हो गया, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर हो गया, आपका एग्रीकल्चर के ऊपर हो गया। अब आपके पास आता है टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के ऊपर। इसके ऊपर भी कुछ आपके एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं। तो ये समझौते क्या करते हैं? वस्त्र उद्योग और वैश्विक व्यापार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एग्रीमेंट बनाए जाते हैं, ताकि आप क्या कर सको, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में आपके जो ये समझौते होते हैं क्लोथिंग से रिलेटेड, टेक्सटाइल से रिलेटेड, आप इनमें कंपटीशन को बढ़ावा दे सको, आप इनमें व्यापार कर सको। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। ये कोटा आयात प्रतिबंधों को हटाता है और वस्त्र उद्योग निर्यात को बढ़ावा देता है। आयात से रिलेटेड जो भी कोटा होता है उसको कम करता है कि किस कंट्री से कितनी मात्रा में कोई चीज़ ली जाएगी, वो कोटा हो गया कि इतना कोटा निर्धारित कर दिया, उसको ये कम करता है और निर्यातों को भी बढ़ावा देता है। एटीसी के तहत व्यापार में वस्तुओं के व्यापार की मुक्तता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईजी तरीके से, मुक्त तरीके से आप
व्यापार को बढ़ा सको, किसमें, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री में। सो ये भी एक एग्रीमेंट है। एक एग्रीमेंट आपका ये है DSU, जिसको आप बोलते हो डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग, कि जो भी विवाद हुए हैं विवादों को निपटारा करने के लिए ये एग्रीमेंट बनाए गए हैं। DSU का उद्देश्य व्यापार विवादों का समाधान करना है ताकि देशों के बीच में व्यापारिक संबंधों में कोई अवरोध ना हो। कोई भी विवाद अगर मेंबर कंट्रीज के बीच में हुए हैं तो उन विवादों को निपटारा करना है ताकि व्यापार को इजीली आप कर सको, उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके मेन पॉइंट समझ लेते हैं। ये समझौता विवादों के समाधान के लिए एक प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करता है। सो वही है कि इजीली आप ट्रेड कर सको, उसमें किसी प्रकार का कोई भी जो है अवरोध ना हो, और अगर कुछ अवरोध होता है तो उसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाएगा और ट्रांसपेरेंसी करी जाएगी बिजनेसेस के बीच में। सो ये है। और इसमें और क्या है कि इसके तहत देशों को आपस में व्यापारिक विवादों का समाधान करने के, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सो आई होप कि आपको अंकटाड के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, IMF के बारे में भी, वर्ल्ड बैंक के बारे में भी आपने अच्छे से, WTO के बारे में भी अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपके पास आता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आपके क्या होते हैं, इसके बारे में आप देखते हैं हम, जिसको आप बोलते हो बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अब जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है बहुराष्ट्रीय, जब आप एक शब्द को तोड़कर देखोगे ना तो आपको उसका मीनिंग खुद व खुद ही समझ में आ जाने लगेगा। जैसे बहु का मतलब होता है बहुत ज्यादा, राष्ट्रीय का मतलब होता है नेशंस। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसी कंपनियां जो बहुत से राष्ट्रों में है, ऐसी कंपनियां जो एक से ज्यादा राष्ट्रों में अपनी ब्रांचेस खोली हुई है, उसको आप मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बोलते हो। और क्या है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, तो देखते हैं क्या है। वे कंपनियां होती हैं जो कई देशों में अपने व्यापारिक संचालन करती हैं। इन कंपनियों का मुख्यालय किसी एक देश में होता है, लेकिन ये विभिन्न देशों में अपनी फैक्ट्रियां, ऑफिस और अन्य व्यापारिक इकाइयां संचालित करती हैं। सो क्या होता है कि इन कंपनियों का मेन जो हेडक्वार्टर होता है वो एक जगह पे होता है। जैसे इंडिया की कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडिया के अंदर उसका मेन हेड ऑफिस होगा, उसी के साथ में उसकी और भी ब्रांचेज होगी, उसके और भी बिजनेसेस और कंट्रीज के अंदर ही 2, 5, 7, 10, 12 और कंट्रीज के अंदर भी खुले हुए होंगे। ठीक है, उसके फैक्ट्रियां हो सकती हैं, ऑफिसेज हो सकते हैं, जहां से वो व्यापार को संचालित करती हैं, ऑपरेट करती हैं। तो इसको आप बोलते हो मल्टीनेशनल कंपनीज। अब इन कंपनियों का उद्देश्य क्या होता है, वैश्विक बाजार में व्यापार करना, जो भी आपकी ग्लोबल मार्केट होती है उसमें बिजनेस करना और लाभ अर्जित करना। ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करने के लिए ही आपकी ये MNCs बनाई जाती है, ताकि आप जब एक से ज्यादा कंट्री में बिजनेस करोगे तो आपको ज्यादा ग्रोथ भी मिलेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और प्रॉफिट भी होगा। अगर आपको एक कंट्री से लॉस हो जाएगा तो दूसरी कंट्री में हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जब आप बनाते हो, बहुत सारे देशों में अगर जब आप ब्रांचेस खोलते हो, ऑफिसेस खोलते हो, कारखाने खोलते हो, तो इससे आपको प्रॉफिट होता है। रिस्क भी होता है लेकिन प्रॉफिट भी आपको होता है। जितना ज्यादा रिस्क किसी चीज में होता है उससे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट भी मिलता है। जैसे कोका कोला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट आदि MNCs हैं। तो MNC कंपनी आपकी कौन सी है, कोका कोला। कोका कोला ने भी क्या करा है, बहुत सारी जगहों में, बहुत सारी कंपनीज के अंदर अपने ब्रांचेस खोली हैं, कारखाने खोले हैं, जहां पर प्रोडक्शन करते हैं और वहीं से वो बेचते हैं, वहीं से वो प्रॉफिट अर्न करते हैं और प्रॉफिट को अपने मूल देश जहां पर भी इनका है वहां पर लेके जाते हैं। वैसे ही एप्पल है, एप्पल ने किया, माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऐसा किया। ये आपके कुछ MNCs के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं MNCs के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो ये हेल्प करते ही हैं, दोनों कंट्रीज के लिए इसमें हेल्प होती है, जो आपकी होम कंट्री है उसके लिए भी और जो आपकी होस्ट कंट्री है उसमें भी आपको हेल्प करती है। तो MNCs के द्वारा निवेश से देशों के आर्थिक विकास में मदद मिलती है। क्या होता है, देशों के आर्थिक विकास में मदद मिलती है। जहां पर कंपनी सेटअप की जाएगी वहां की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, क्योंकि वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल बढ़ेगी, इकोनॉमी पूरी ग्रोथ करेगी। वहीं पर जहां से वो पैसा जो है अपनी कंट्री में लेकर जाएगी तो अपनी कंट्री में वो टैक्सेस पे करेगी, वहां की कंट्री भी ग्रो होगी और जहां पर होम कंट्री है वो भी ग्रो होगी और होस्ट कंट्री, दोनों कंट्री जो का आर्थिक विकास होगा। वे नई प्रौद्योगिकी, कौशल और पूंजी लाती हैं और स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है। और क्या करती है, जॉब को क्रिएट करती है। MNCs के कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होता है। यह विशेष रूप से विकासशील देशों में महत्वपूर्ण होता है, जो बेरोजगारी को कम करता है। जहां पर भी ये सेटअप करी जाएंगी, अब
वहीं के लोग तो प्रोडक्शन करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी, अगर यूएसए की कोई कंपनी है इंडिया में अगर वो सेटअप कर रही है, इंडिया में सेटअप करने से ऐसा तो है नहीं कि वो अपने जो एम्प्लॉय है वो यूएसए से ही लेकर आएगी। एम्प्लॉय तो उसको यहीं से मिलेंगे, तो इससे क्या हुआ, जॉब क्रिएट होती है आपकी, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों का जीवन स्तर आपका बढ़ता है, लोगों की बेरोजगारी की समस्या भी समाप्त होती है। उसके बाद आता है नई प्रौद्योगिकी और नवाचार। जब आपकी कोई एमएनसीज जो होती है आपकी होस्ट कंट्री के अंदर आती है, तो क्या होता है, इससे नई टेक्नोलॉजी वो अपने साथ लेकर आती है, इनोवेशन वो लेकर आते हैं, जिससे आपके स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनको भी हेल्प मिलती है और एंटायर कंट्री को भी आपकी इससे हेल्प मिलती है। जो आपके देश के आपकी कंट्री के अंदर जो आपके छोटे बिजनेसेस होंगे या और भी बिजनेसेस होंगे, वो भी उससे सीखेंगे और वो भी इनोवेशन करने की कोशिश करते हैं, तो इससे सर्वांगीण विकास कंट्री का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। तो ये क्या करता है, एमएनसी के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों में प्रवेश मिलता है। जो आपके स्थानीय बाजार होते हैं वो भी और कंट्रीज में जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे व्यापार का विस्तार होता है। और क्या होता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब ये क्या करते हैं, आधिकारिक प्रबंधन और कार्य पद्धतियों को ये अपनाते हैं। एफिशिएंट, अब मैनेजमेंट किस तरह से किया जाएगा, एफिशिएंट तरीके से, एकदम एप्रोप्रिएट तरीके से इसमें मैनेजमेंट किया जाता है। तो एमएनसीज अपने देशों में प्रभावी प्रबंधन तकनीकी और कार्य क्षमता को लागू करती है, जिससे व्यवसाय संचालन अधिक कुशल बनते हैं। ये इसकी कुछ एडवांटेजेस है। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। क्या है, प्रेशर ऑन लोकल इंडस्ट्रीज। अब क्या होता है, इससे जो आपकी लोकल इंडस्ट्रीज होती है ना उसमें प्रेशर बनने लगता है। क्यों, क्योंकि आपकी जो लोकल इंडस्ट्रीज होती है ना वो इन एमएनसीज के साथ compete नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी जो जिस भी प्रकार का वो प्रोडक्शन करते हैं वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है कि वो एमएनसी को बीट कर सके। तो इसके लिए स्थानीय उद्योगों के ऊपर ज़्यादा दबाव बनता है, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के ऊपर दबाव बनता है। तो एमएनसी के कारण स्थानीय उद्योगों को प्रमुख प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी उच्च गुणवत्ता, कम कीमत और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करती हैं, जिसके कारण उनके साथ compete करना स्थानीय उद्योगों के लिए जो है वो स्थानीय उद्योगों के लिए जो है वो चुनौती भरा कार्य है, कोई ईजी कार्य नहीं होता है इनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्थिक असमानता। इसकी वजह से क्या आता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आती है, क्योंकि ये कंट्रीज क्या करती, ये कंपनियां क्या करती है, दूसरी कंट्री में जाती हैं, वहां पर प्रॉफिट अर्न करती हैं और उस प्रॉफिट को अपने साथ अपनी कंट्री में लेकर जाती हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आती है। एमएनसीज के द्वारा प्राप्त लाभ का अधिकांश हिस्सा मुख्यालय स्थित जहां पर इनका मुख्य होता है, मुख्यालय होता है, हेडक्वार्टर होता है, वहीं पर लेके जाती हैं, जबकि स्थानीय देश में कामकाजी वर्ग और कर्मचारियों को कम लाभ मिलता है, जिससे आर्थिक असमानता उत्पन्न होती है। उसके बाद आता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब क्या करेंगी ये कंट्रीज, कंपनीज जिस भी कंट्री में सेटअप करी जाएंगी वहीं के रिसोर्सेज को तो यूज करेगी और अपने साथ थोड़ी ना रिसोर्सेज भी लेकर आएगी उनको यूज करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। तो जहां पर जिस कंट्री में ये प्रोडक्शन को यूज करती है, ठीक है, वहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना उनको ये एक्सप्लॉइट करती है, उनको शोषण करने लगती है, ज्यादा मात्रा में उनको एक गलत तरीके से उनको ये यूज करती है। एमएनसीज कभी कभी प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण करती है, जैसे खनिज, मिनरल्स आपके हो गए, जल और अन्य संसाधनों का अति उपयोग करने से पर्यावरणीय नुकसान का कारण भी होस्ट कंट्री को हो सकता है। नेक्स्ट क्या होता है, संस्कृति और परंपराओं का ह्रास। ये क्या करती हैं, अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर आती हैं, अपनी परंपराएं लेकर आती हैं। जो स्थानीय कंपनियां क्या करती हैं उसको अपनाने की कोशिश करती हैं, जिसके आपकी जो नेचुरल आपका संस्कृति होती है, कल्चर होता है, वो आपका छिन्न भिन्न होने लगता है। तो एमएनसी के प्रभाव से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं में पश्चिमी विचारों और जीवन शैली का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे स्थानीय संस्कृति पहचान को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट आता है नियंत्रण और स्थानीय राजनीति पर प्रभाव। अब क्या होता है, ये क्या करती है, एमएनसीज कंट्रोल करने लग जाती है हमारी पूरी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को, या पॉलिटिकल लोकल पॉलिटिक्स को या एनवायरनमेंट कर लेती है, अपने कंट्रोल में कर लेती है, क्योंकि इसकी पावर इतनी ज्यादा होती है, पावरफुल स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं। एमएनसी अपनी आर्थिक ताकत के कारण स्थानीय राजनीतिक और नीति निर्धारण में दखलंदाजी कर सकती है, जो कभी कभी देश की राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। आज की क्लास में बस इतना ही, ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी। इसी के साथ हमारी यूनिट 1 जो है वो खत्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए होंगे,
और जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं, इससे पहले 10 क्लासेस हो चुकी हैं और एक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, उनको ज़रूर देख लें और अपने नोट्स बना कर रखें, ताकि फ्यूचर में जब भी आपका एग्जाम होगा आप इजीली एक बार पढ़ सको, आप उसको नोट कर सको, आप उसको रिमेंबर रख सको और रिटेन आप उसको रख सको। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। कुछ चीज़ों को आप हाईलाइट कर लो, ज़रूरी नहीं है जो आपने लिखा है वो सारा के सारा ही आपको लिखना पड़ेगा। नो, आप क्या कीजिए, मेन चीज़ों के पॉइंट्स बना लीजिए जो जरूरी है। जैसे आपके WTO के अंदर है, वर्ल्ड बैंक के अंदर है, IMF के अंदर है, अंकटाड, ये कब बने हैं, कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है, तो ये मेन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।